हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस 2019 सीजी सेट्स के क्वेश्चंस। सीजी सेट में जो छत्तीसगढ़ सेट में 19 में जो रियल एनालिसिस क्वेश्चन आया था, काफ़ी वेटेज था उसमें, बहुत सारे क्वेश्चन थे रियल और लीनियर से। तो लीनियर मैंने डिस्कस कर लिया है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो है रियल एनालिसिस का। रियल एनालिसिस का फर्स्ट वीडियो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका देख रहे हो, सीरीज से रिलेटेड है, मीन्स इसमें लेबनीज टेस्ट से रिलेटेड है, लेबनीज टेस्ट का यूज करना है। सेकेंड हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल से है। थर्ड हमारा क्या है, सुपीरियर और इन्फीरियर से है। तो मैं अगर बताऊं आपको तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से आते हैं आपके नेट में, जहां वही आपके सेट एग्जाम में, वही आप गेट एग्जाम में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वहीं से एग्जाम क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। जैसे आपका सीक्वेंस सीरीज हो गया, लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर से क्वेश्चन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल से क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से क्वेश्चन है, फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से, और आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल हो ही गया, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है, इम्प्रॉपर से है, मीट्रिक स्पेस से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, रीमान इंटीग्रल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं सबसे क्वेश्चंस एक एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप बेसिक करके जाते हो, अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर है, तो आप इन सब क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन आप हैंडल कर लोगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बोल रहे हैं सीरीज -1 की पावर n अपॉन n, 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर। आपका चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो इन चार ऑप्शंस में पहले ही आपको देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि जो हमारी सीरीज दी गई है वो कौन से, जो हमारी सीरीज दी गई है इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, सबसे पहले आप उसको ध्यान रखो। तो कौन सा टेस्ट लगने वाला है इसमें, लेबनीज टेस्ट, कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए। जब भी हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज होती है तो उसमें कौन सा टेस्ट लगता है हमारे पास, लेबनीज टेस्ट का यूज करने वाले हैं। मैं लेबनीज टेस्ट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप बीएससी सेकेंड ईयर वगैरह, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर, जब भी आपने इसको पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में है आई थिंक, तो इसमें आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आप सारे टेस्ट पढ़े हो सीरीज के टेस्ट के लिए। तो मैं लेबनीज टेस्ट में यहाँ सिर्फ ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूँ। लेबनीज टेस्ट होता क्या है, अगर आपके पास कोई एक अल्टरनेटिंग सीरीज है -n की पावर n un, इस तरीके से आपके अल्टरनेटिंग सीरीज बोली तो कैसा रहेगा, +-u1 -u2 +u3 माइनस, ऐसे टाइप के अल्टरनेटिंग सीरीज है। अगर उसको कन्वर्जेंस चेक करना है, पहले चीज आप क्या देख लो, फर्स्ट चीज अगर उसमें क्या हो, जो un है हमारा, un हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, मीन्स un हमारा जो हो ग्रेटर देन इक्वल टू un+1 हो फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सेकेंड क्या हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, un की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जो सीरीज रहेगी अल्टरनेटिंग सीरीज हमारी क्या होती है, कन्वर्जेंस होती है। तो हमारी जो सीरीज होगी अल्टरनेटिंग सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है, अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो। अब दो तीन डेफिनेशन और दिया है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के बारे में बहुत बात कर रहा है, और कंडीशनली कन्वर्जेंट के बारे में बात कर रहा है। तो मैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात करूं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है un, ठीक, अगर आपके पास कोई सीरीज है, सीरीज summation n equal to n to infinite un is absolutely convergent if, ये सीरीज हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी जब इसका क्या हो, इफ द सीरीज, इस सीरीज का जो मॉडुलस है समेशन ऑड ऑफ un इज कन्वर्जेंट। अगर इस सीरीज का अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट हो गया तो ये सीरीज क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। अदरवाइज, अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं होगा, अदरवाइज इफ mod of un summation n equal to 1 to infinity mod of un is divergent, this implies series is कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमारे पास सीरीज दिया है, अगर उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखाना है तो इसका मतलब इसका हमें मॉडुलस चेक करना पड़ेगा। अगर इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, अगर उसका मॉडुलस डाइवर्जेंट है तो सीरीज क्या हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो आप, मैंने बेसिक इसका डिस्कस किया, बेसिक सिर्फ इतना ही है। पहला चीज आपका लेबनीज टेस्ट, लेबनीज टेस्ट आप इसमें अप्लाई करोगे, सबसे पहले देखो un क्या होगा, un देखोगे तो un की वैल्यू 1/n प्लस, देखोगे आप अगर इसमें से डिटरमाइन करो, इससे कंपेयर करके, हटा रहा हूं इसको, आप इसको नोट डाउन कर लेना कि लेबनीज टेस्ट क्या होता है।
लेबनिज टेस्ट से सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी, नॉट एब्सोल्युटली, नॉट कंडीशनली। एब्सोल्युटली अगर आपको चेक करना है तो सी का टेस्ट का आप मॉडुलस लोगे आप, अगर मॉडुलस हमारा कन्वर्जेंट आ गया तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर मॉडुलस डाइवर्जेंट आ गया तो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो अगर मैं लेबनिज टेस्ट लगाऊं तो यूएन जो आएगा हमारे पास 1/n प्लस, एक मिनट सॉरी क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, 1/n की जगह पे क्वेश्चन में √n है, √n है ना, ध्यान रखना, तो √n है, तो √n को अंदर लेके जा रहा हूं तो 1/√n प्लस 1/√n n स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्लियरली देखोगे कि जो un आएगा हमारा वो un प्लस 1 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, un प्लस 1 निकालोगे, क्या आएगा 1/√n प्लस 1 प्लस 1/√n प्लस 1 और n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या करोगे un प्लस 1 माइनस un करना। तो यहाँ से आप देखोगे 1/√n प्लस 1 प्लस 1/√n प्लस 1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/√n, इसको माइनस करोगे आप तो क्लियरली आपको यहाँ से पता चलेगा कि un हमारी क्या है, un प्लस 1, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा चीज, दूसरी कंडीशन क्या होती थी, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करने पे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करने पे जो un की वैल्यू आएगी 0 आएगी। इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करो, 1/√n प्लस 1/√n का स्क्वायर। जैसे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट करोगे तो 1/∞ 0, 1/∞ 0, जिसका मतलब 0 आया, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाय लेबनिज टेस्ट सीरीज जो दिया गया है हमारे पास, मान लेता हूं सीरीज un इज कन्वर्जेंस, कन्वर्ज कर रही है, ठीक। तो अब यहाँ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस टू इन्फिनिटी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से देखिए बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, कन्वर्जेंट है। अब बात आती है एब्सोल्युटली और कंडीशनली की बात करते हैं, एब्सोल्युटली है या नहीं है। तो आप क्या करो, जो un है, जो हमारी सीरीज है गिवन है हमारे पास, समेशन -1 की पावर n अपॉन √n 1 प्लस 1/n स्क्वायर, इसका मॉडुलस ले लो 9। जब इसका मॉडुलस लोगे, क्योंकि हमें मॉडुलस अगर कन्वर्जेंट आया तो क्या आएगा, -1 की पावर n √n 1 प्लस 1/n स्क्वायर, मॉड लिया। तो यहाँ से जब देख रहे हो कि ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो हमारा मॉडुलस वाली सीरीज क्या आ जाएगी, मॉडुलस वाली सीरीज आ जाएगी 1/√n 1 प्लस 1/n स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, n = 1 टू इन्फाइनाइट, यहाँ से इसको अंदर लेके जाओ, समेशन 1/√n n = 1 टू इन्फाइनाइट प्लस समेशन n = 1 टू इन्फाइनाइट 1/n स्क्वायर, और बगल में क्या आएगा, n रूट और n का स्क्वायर। तो बट यहाँ आप देख रहे हो ये वाली सीरीज, इसको जब लिखोगे समेशन n = 1 टू इन्फाइनाइट 1/n की पावर हाफ प्लस समेशन n = 1 टू इन्फाइनाइट 1 की पावर n 2 प्लस हाफ, तो 2 प्लस हाफ करोगे कितना आएगा, 5/2। तो बाय पी टेस्ट, बाय पी टेस्ट हमें पता होता है समेशन 1/n की पावर p, p इज ग्रेटर देन 1, कन्वर्जेंट, p इज लेस देन इक्वल टू 1, सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ जो p की वैल्यू है इस जगह पे p की वैल्यू कितनी, हाफ है, ईयर p = हाफ, जो 1 से क्या है, छोटी है, इसका मतलब ये क्या हो गई, डाइवर्जेंट, और ये है कन्वर्जेंट। ओवरऑल हमारी मॉडुलस क्या हुआ सीरीज का, डाइवर्जेंट हुआ। हेंस समेशन मॉड ऑफ un इज डाइवर्जेंट, जो हमने डेफिनेशन लिखा था, अगर मॉडुलस हमारा डाइवर्जेंट आ गया तो सीरीज हमारी क्या हो जाती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। दिस इंप्लाइज सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो यहाँ से क्या है, कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, कन्वर्जेस कंडीशनली बट नॉट एब्सोल्युटली इज राइट। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सही होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो क्या रहा इसमें मेन चीज ये रहा कि अगर कोई हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज बोले तो प्लस माइनस में चलेगा अल्टरनेट। अब उस सीरीज का अगर कन्वर्जेंस के बारे में पूछ रहा है तो हम सबसे पहले लेबनिज टेस्ट लगाएंगे। लेबनिज टेस्ट क्या होती है कि जो यूएन है, जो हमारी यूएन सीक्वेंस हो रही है, वहाँ से जो सीरीज में यूएन जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या होना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करने पे यूएन 0 पे जाना चाहिए। तो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट। जब आप एब्सोल्युटली और कंडीशनली में
चेक करने आओगे, अगर कोई भी सीरीज दी गई है, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो उस सीरीज का हम मॉडुलस लेंगे। अगर मॉडुलस हमारा कन्वर्जेंट आ गया तो सीरीज हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आएगी। अगर मॉडुलस हमारा डाइवर्जेंट आ गया तो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट आ जाएगी। तो ये सीरीज हमारा मॉडुलस यहाँ डाइवर्जेंट आया था, यहाँ ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट थी, बट ये सॉरी ये कन्वर्जेंट है, ये वाली सीरीज हमारी डाइवर्जेंट थी। तो ओवरऑल हमारा टोटल सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई इसकी वजह से। इसलिए हमारा ये जो मॉडुलस आया वो क्या आया, डाइवर्जेंट आया, इसलिए हमारी सीरीज क्या होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गई। तो जब भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा तो आप ट्राई करोगे उसका मॉडुलस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट को चेक करने के लिए। और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंप्लाइड कन्वर्जेंट भी होता है, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ध्यान रखना। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक कन्वर्जेंट होगी, उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। जब आप सेकंड क्वेश्चन में जाते हो तो सेकंड क्वेश्चन आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जब भी आप दो तीन चीजें बेसिक में ध्यान रखो, कुछ रिजल्ट मैं बता रहा हूं इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड। रिजल्ट नंबर 1 इसमें हालांकि अप्लीकेबल नहीं है, इसमें डायरेक्ट हो जा रहे हैं क्वेश्चन, बट कहीं कहीं आ जाएगा। ठीक, पहला रिजल्ट है इफ कोई भी आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b dx अपॉन x माइनस a की पावर n, इस तरीके से रहेगा। a to b रहेगा dx अपॉन x माइनस a की पावर n इज कन्वर्जेंट, x माइनस a की पावर n इज कन्वर्जेंट इफ n इज लेस देन 1। अगर n की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सेकेंड रिजल्ट है द इम्प्रॉपर इंटीग्रल अब की बार a टू b था इसमें, अब की बार a टू इनफाइनाइट है। अगर एक इनफाइनाइट होगी b वाली, dx अपॉन x माइनस a की पावर n इज कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन 1। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी कन्वर्जेंट होगी, इफ एंड ओनली बोल सकते हो। ठीक, इफ कन्वर्जेंट होगी, अगर n की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वाले केस में क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना, इफ एंड ओनली इफ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, ये दो रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट का आपको यूज करना है। बाय द वे अगर आपको रिजल्ट नहीं आता, आपको कुछ चीजें नहीं आती इम्प्रॉपर में, आप सिंपल सा काम ये कर दो कि जो हमारे पास क्वेश्चंस है उनका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर हमारा इंटीग्रेशन करने पे वैल्यू फाइनाइट आई तो वो हमारा इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर वैल्यू फाइनाइट नहीं आई, इनफाइनाइट आई, तो वो हमारा क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। इसमें से देखते हैं कौन से इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट आ रही है। जिस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट आएगी वो हमारा कन्वर्ज करेगा, जिस इंटीग्रेशन की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ए को मैं उठा के चलता हूं, अगर ए ऑप्शन को उठाता हूं, ए नंबर, तो ए हमारे पास क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू 0 dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट अपॉन 0 dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास है। अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन जब इसका करोगे आप तो क्या करो, इनफाइनाइट दिया है तो क्या करता हूं मैं, इसमें ऐसे लिमिट ले लेता हूं, लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, ये वाला माइनस इनफाइनाइट, इसको मैं क्या कर देता हूं, t नाम दे देता हूं, t टू 0। ठीक, अब हमारे पास इसको लिख सकता हूं मैं -1 की पावर -2 dx। बेसिक इंटीग्रेशन है इसको, क्योंकि हमने यहाँ से इंटीग्रेशन जब करूंगा तो लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, इसका इंटीग्रेशन करना है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आएगा x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 t टू 0। अब क्या करना है, -1 आएगा, इसको बाहर निकाल लो, तो लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट x माइनस 1 की पावर में -1 आएगा अपॉन -1, और यहाँ से क्या आएगा, t टू 0। तो क्या करो, इसको नीचे लेके जाओ, लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, माइनस को बाहर निकाल लो, 0 -1 आएगा, अपर लिमिट रखूंगा, नीचे जाएगा तो -1 की पावर है तो -1 रहेगा, लोअर लिमिट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन t माइनस 1।
माइनस को जब अंदर भेजोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करोगे, जैसे माइनस को अंदर भेजोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट करोगे तो ये वाला पूरा टर्म क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा 1 आया, क्या आया, ये फाइनाइट है, 1 वैल्यू आई और 1 कैसी रहेगी हमारी, फाइनाइट है। इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल है, दिस इंप्लाइज, ये हमारा क्या करेगा इंटीग्रल, दिस इंप्लाइज दिस इंटीग्रल इज कन्वर्ज। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, कन्वर्ज होगी, मींस ए तो कन्वर्ज कर रहा है। तो इस ऑप्शन में बोला है ओनली सी, इनकरेक्ट, क्योंकि सी वाले को हमें ओनली सी बोल रहा है, हमने तो चेक किया ए कन्वर्ज है, ए एंड बी ओनली बोल रहा है, ए बी सी बोल रहा है। तब हम करते हैं बी को करेक्ट, बी वाला हमारा क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। बी से पहले आप सी को चेक कर लो, यहां से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सी इजी है इंटीग्रेशन करना। सी वाले को पहले कर लेते हैं, बात सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, बेसिक से आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर फाइनाइट आई तो हमारा इंटीग्रल क्या करेगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, अगर इनफाइनाइट आई तो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो मैं सी को चेक कर रहा हूँ, सी की वैल्यू क्या है, 1 टू इनफाइनाइट 3x स्क्वायर dx अपॉन रूट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ से देख ले क्लियरली, पुट करते हैं, लेट एक्स क्यूब को मैं लेट कर लेता हूँ t, एक्स क्यूब को t लेट करूंगा तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू आ जाएगा dt। तो हमारा ये ऊपर वाला पूरा इंटीग्रल में सेट हो गया। यहाँ से लिमिट चेंज कर लेता हूँ, व्हेन x इक्वल टू 1 तो दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 1, x इक्वल टू इनफाइनाइट तो t इक्वल टू भी कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आया, क्या आया, 1 टू इनफाइनाइट, ऊपर में dt आ जाएगा, नीचे में कितना आएगा, इसको रूट t, इसका इंटीग्रेशन करो आप, 1 से इनफाइनाइट, t की पावर क्या आएगा, माइनस हाफ dt, तो t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, 1 टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा 2, 1/2 आएगा, 2 को ऊपर लेके चले जाता हूँ, ये भी 1/2 आएगा, यानी रूट t आएगा, 1 टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ आ जाएगा रूट इनफाइनाइट माइनस रूट 1 विच इज इनफाइनाइट। तो क्या आया, ये इनफाइनाइट आ गया, हेंस इम्प्रॉपर इंटीग्रल वन टू इनफाइनाइट 3x स्क्वायर dx अपॉन एक्स क्यूब रूट के अंदर इज डाइवर्जेंस। ये हमारी क्या कर रही है, डाइवर्जेंट है। तो सी वाली क्या है, डाइवर्जेंट है। तो देखो यहाँ से ये बोला था ए बी सी, ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक। अब चेक करना है आपको बी, बी में क्या है, तो आप बी को खुद चेक करो एक बार, तब तक मैं इधर बना रहा हूं, आप बी को खुद चेक करो, इंटीग्रेशन करो बी का, बी में क्या है उसका इंटीग्रेशन करो, e की पावर माइनस एक्स, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या करते हैं हम, इसको पहले हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, बी वाले को ऐसे ब्रेक करते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स है dx। हालांकि ब्रेक नहीं करोगे तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगी वैल्यू में ना, बस तरीका है कि जीरो, इसमें जीरो से ब्रेक करते हैं, e की पावर माइनस एक्स dx प्लस जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स dx कर लिया इसको। इसमें क्या करता हूँ, लिमिट लेता हूँ, फिर से वही काम करता हूँ, लिमिट t1 टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया, ये आ जाएगा t1 और ये 0 प्लस लिमिट t2 टेंडिंग टू इनफाइनाइट, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ इसका भी, माइनस e की पावर माइनस एक्स 0 से t2। अब आप इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो, देखोगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, ठीक। अपर लिमिट रखोगे e की पावर माइनस 0, 0 ही 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस e की पावर t1 प्लस लिमिट t2 टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस e की पावर माइनस t2 माइनस माइनस प्लस e की पावर 0। यहाँ से t1 टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट करोगे तो ये वाला e की पावर 0 की वैल्यू माइनस 1 आएगी, प्लस e की पावर t1 टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा ये, ठीक, प्लस लिमिट t2 टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सॉरी एक मिनट, यहाँ माइनस t1 आएगा, ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, t2 टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 आएगा। यहाँ से आप देखोगे
-1 प्लस इन्फानाइट आएगा, क्योंकि ई की पावर इन्फानाइट इन्फानाइट होता है, प्लस यहाँ रखने जाओगे, यहाँ लिमिट रख दिया हूँ डायरेक्ट, तो ई की पावर माइनस इन्फानाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1, ये इन्फानाइट का प्लस है, यहाँ आप देख रहे हो, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, इन्फानाइट आएगा। दिस इम्प्लाइज माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंस, मतलब बी वाली भी हमारी क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। यहाँ लिखा था ए बी ओनली, इनकरेक्ट, तो ओनली ए बस हमारा क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, बाकी सारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू जो आ रही है वो सब क्या है, डाइवर्जेंस। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, देन लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस an वेयर an इक्वल टू sin n पाई बाई 3, मतलब आपसे लिमिट सुपीरियर के बारे में पूछ रहा है और लिमिट इंफीरियर के बारे में पूछ रहा है। तो लिमिट्स पहले तो आप इसमें से n की वैल्यू नेचुरल नंबर से आ रही है, तो सब की वैल्यू निकालो। जैसे जैसे आप यहां से देखोगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे एक मिनट, क्वेश्चन यही है ना, ठीक है। जैसे अब देखो an अपने पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, an जो सीक्वेंस है वो दिया है साइन n पाई बाई 3, ये हमारा बाउंडेड है, साइन फंक्शन बाउंडेड होता है। हम क्या करते हैं, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, हम इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे साइन पाई बाई 3, n की वैल्यू 2 रखोगे साइन 2 पाई बाई 3, 3 रखोगे साइन 3 पाई बाई 3, 4 रखोगे साइन 4 पाई बाई 3 अप टू सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। आप यहाँ से देख रहे हो साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 बोले तो 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक। साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 बोले तो 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3, 360, 120, 120, तो 120 को आप क्या लिख सकते हो, 120 को ये भी लिख सकते हो, साइन 120 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस 30, और कॉस 30 भी हमारा कितना होता है, √3/2, ये भी हमारा क्या आएगा, √3/2। जैसे जैसे आप 3 पाई में जाओगे 3, जैसे ही 3 का, जैसे ही हमारा 3 का मल्टीपल आएगा, इसमें 3 का मल्टीपल आएगा 3 कट जाएगा, तो साइन क्या बनेगा, n पाई के फॉर्मेट में बन जाएगा। जैसे 3 का मल्टीपल n आएगा, जैसे 6 आया, 6 आएगा तो यहाँ तो 2 पाई आएगा, 9 आएगा 3 पाई आएगा, 3 का मल्टीपल जैसे जैसे आया तो ये n पाई के फॉर्मेट में हो गया, और साइन n पाई हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अपनी बात साइन 4 पाई बाई 3 आ रहा है, साइन 4 पाई बाई 3 पे वैल्यू निकालने जाओगे तो -√3/2 आएगा, फिर -√3/2 आएगा, तो ऐसे करके 4 पाई बाद 5 पाई आएगा, फिर 6 पाई आएगा, ठीक, तो फिर हमारा फिर से 0 रिपीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हमारे पास इसके टर्म आते जाएंगे। तो इसका जो हमारा सॉरी इसका क्लस्टर लिमिट जो हमारा क्लस्टर पॉइंट का सेट आएगा, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट मीन समझ लो, क्लस्टर पॉइंट ऑफ an इक्वल टू जो आएगा, अब देखो किसी भी सेट में अगर कोई भी नंबर इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट होता है तो वो हमारा उसका लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो √3/2 आगे आता जाएगा, तो ये इन्फाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, -√3/2 भी इन्फाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, और फिर 0 भी इन्फाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। ये हमारे क्लस्टर सीक्वेंस an के क्लस्टर पॉइंट का सेट बन गया ये। अब इसमें देखो लिमिट सुपीरियर कौन है और इन्फीरियर क्या है, तो जो इसमें मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आएगी तो उसको हम बोलेंगे लिमिट सुपीरियर। तो लिमिट सुपीरियर को ऐसा भी लिखते हैं, लिमिट सुपीरियर ऑफ an इक्वल टू आ जाएगा √3/2, मतलब लिमिट पॉइंट में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो मीन्स आ जाएगा √3/2। और लिमिट इंफीरियर की बात करेंगे, लिमिट इंफीरियर ऑफ सीक्वेंस an, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आ जाएगा मिनिमम, जो क्लस्टर पॉइंट में जो मिनिमम वैल्यू आएंगी उसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट इंफीरियर, मीन्स -√3/2। तो जो सुपीरियर आएगा हमारा √3/2 आएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए क्योंकि इसमें √3/2 -√3/2 दिया है। इस तरीके से हमें क्या करना है, किसी भी का लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर निकालना है। जैसे मान लो एक सीक्वेंस में और लिखता हूँ, -1 की पावर n है आपके पास,
ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है, -1 + 1 -1 + 1। अब इसकी लिमिट सुपीरियर इंफीरियर की बात किया जाए तो लिमिट सुपीरियर 1 आ जाएगा और लिमिट इंफीरियर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम से रिपीट हो रहे हैं -1 और तो 1, इसके दो लिमिट बन रही, क्लस्टर पॉइंट हमारे आ रहे हैं -1 और 1 आ रहे हैं, इस वजह से उसी से लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर निकाल लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 4th नंबर का, which one of the following is integral represent the Riemann sum? Which one of the following integral represented the Riemann sum? क्या दिया है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन k = 1 to n log of 2 + 5 k upon n 5/n। ऑप्शन ए है हमारा। बस इसमें आपसे इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखना, 0 to 1 log of 2 + 5x dx। बी जो है हमारा वो है 0 to 5 log of 2 + x dx। सी जो है हमारा 2 to 7 log of x dx। डी जो है वो है 0 to 7 log 2 + x dx। ये क्वेश्चन 4 है। 5th जो है आपका, the value of c satisfying the mean values theorem mean value theorem for the function f of x equal to e⁻ix on 0 to 2 पाई। ठीक, इस मतलब 0 से 2 पाई में c की वैल्यू आपसे पूछ रहा है मीन वैल्यूज थ्योरम का यूज करके। ए आपका है पाई, बी आपका है 2π/3, सी है π/2, डी में बोला है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई सी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है आपका, एक और क्वेश्चन इसमें लिखते हैं। इफ x इक्वल टू u minus v plus w and y equal to u square minus v square minus w square and z equal to u cube plus v, then the value of जैकोबियन की वैल्यू पूछ रहा है, ऑफ द जैकोबियन डेल ऑफ x y z अपॉन
डेल ऑफ u v एंड w। इस जैकोबियन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन में वही इसी की वैल्यू दिया है। ए में दिया है अपने पास 6w² माइनस 2u प्लस 6u² माइनस 2w। बी है 6w² प्लस 2u प्लस 6u² प्लस 2w, मतलब प्लस और माइनस का फर्क है ए और बी में। सी जो है हमारा माइनस 3w² प्लस 2u प्लस 6u² और डी है हमारा जो w² प्लस 6u प्लस u² प्लस 2w। ये बेसिक है, सारे क्वेश्चन इजी हैं इसके, तीनों क्वेश्चन जो यहाँ लिखा गया है अगर बेसिक्स आपको आ रहे हैं तो आप आसानी से कर लो। चलो फर्स्ट को पहले स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल रिप्रेजेंट रीमान सम, मतलब उसको ये इस फॉर्म में दिया है, इसको रीमान सम के फॉर्म में लेके आना, मतलब इंटीग्रल के फॉर्म में लेके आना। जो हमारा क्वेश्चन है वो है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट समेशन k इक्वल टू 1 to n log ऑफ 2 प्लस 5k अपॉन n 5 अपॉन n। तो मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ 2 प्लस 5k अपॉन n को x लेता हूँ और इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 5 अपॉन n dk इक्वल टू आ जाएगा dx। तो 5 अपॉन n जो था हमारा dk किस में आ गया, dx में आ गया। अब देखो इस वाले को देखना, लिमिट क्या आएगी, मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आएगी। नौ, ये तो यहाँ का हो गया, ठीक। नौ इफ k की वैल्यू अगर 1 लेते हो, k की वैल्यू 1, तो x कितना आएगा, तो आ जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन n, ठीक, और इक्वल टू x आएगा। इसमें क्या लगाना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। तो k की वैल्यू 1 लिए थे, 5 अपॉन n 0 हो गया, तो यहाँ कितना है, x की वैल्यू क्या आ गई 2। दूसरी चीज़, इफ k इक्वल टू n लेते हो, k की जगह n ही लोगे, क्या आएगा 2 प्लस 5n अपॉन n, n से n कट गया है, x की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो आप देखो जो इंटीग्रेशन की लिमिट आई हमारी इसके रीमान सम की इक्वल आया। तो देखो k इक्वल टू जब हमारा 1 था, k इक्वल टू जब 1 था तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 2 आई। k इक्वल टू जब n था, n तक जाना था, k इक्वल टू n था, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7, ये 7 आ गया। 2 to 7 किसमें लिमिट है, इसी में भी नहीं है, 2 to 7 इनकरेक्ट हो गया। चलो आगे चलते हैं। 2 to 7 इसको x लेट किए थे, ये क्या बन जाएगा log ऑफ x 5 अपॉन n डी किस में बदल गया, dx में, तो ये किस में आ गया dx। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो ये हमारा इस तरीके के क्वेश्चंस मैक्सिमम रीमान इंटीग्रल से रीमान सम के बारे में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आता है। तो अब इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, आपसे इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है, इसका इंटीग्रेशन कर लॉग एक्स का 1 इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन करके आपके ऑप्शन में वैल्यू भी बना सकता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि बस इसमें सम के फॉर्म में लिखना था, रिप्रेजेंट करना था, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। अगर वैल्यू भी निकालनी होती तो आप ऐसा कर सकते थे, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन जो है मतलब मीन्स फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको मीन वैल्यूज थ्योरम का यूज करना है। तो हमें पता है कि मीन वैल्यूज जो थ्योरम होती है, जो मीन वैल्यूज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है अगर याद होगा तो क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन है, फर्स्ट चीज मीन वैल्यूज थ्योरम क्या होती है कि पहला चीज f ऑफ x क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरा f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। क्लोज में कंटिन्यूअस, यहाँ a और b की जगह कितना है, 0 से 2 पाई दिया है, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट c belong to AB such that f of b minus f of a upon b minus a equal to f dash of c। मतलब यही c हमें निकालना है 0 से 2 पाई के बीच में। तो आप देखोगे f of x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, a और b की वैल्यू 0 से 2 पाई है, तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, a इक्वल टू क्या है 0, b इक्वल टू क्या है अपने पास 2 पाई है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ अप्लाई करने देख रहा हूँ f ऑफ b, तो f ऑफ 2 पाई माइनस f ऑफ 0 अपॉन b माइनस a, तो 2 पाई माइनस 0, और f डैश c e की पावर i x है, f ऑफ x f डैश f x निकालेंगे तो डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x i e की पावर i x आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये i e की पावर i c, ठीक।
क्या करो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, एफ ऑफ 2 पाई का वैल्यू कितनी होगी 9, एफ ऑफ 2 पाई कितना होगा ई की पावर 2 पाई आई, एक्स की जगह 2 पाई आई लिखोगे, इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, तो यहाँ से cos 2 पाई वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, एफ ऑफ 0 कितना आएगा ई की पावर आई इंटू 0 मतलब ई की पावर 0, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 पाई इक्वल टू आई ई की पावर आई सी, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2 पाई आई ई की पावर आई सी इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ई की पावर आई सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नेवर भी 0, किसी भी सी के लिए 0 नहीं होगा, ध्यान रखना सी कहाँ से आना चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में है सी बिलोंग कर रहा है ओपन 0 से 2 पाई, ध्यान रखना ओपन 0 से 2 पाई है क्योंकि 2 पाई पे 0 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 पाई पे 1 देगा, ई की पावर 2 पाई रखोगे तो 1 देगा, 0 से 2 पाई के बीच में है ये, ठीक, ई की पावर आई सी को लिख सकते हैं कॉस सी प्लस आई साइन सी, 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ 0 होगा, क्योंकि 2 पाई आई हमारा 0 नहीं हो सकता, 2 पाई आई हमारा 0 नहीं हो सकता क्योंकि 2 पाई नंबर है, इसका वैल्यू सी की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, तो सी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि सी को फाइंड आउट करना क्या हो रहा है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं होगा क्योंकि आप रख के चेक करो, जैसे देखोगे ई की पावर पाई रख दो यहाँ सी की जगह, क्या 0 के इक्वल होगा, ई की पावर पाई आई आ जाएगा, तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई नेवर भी पॉसिबल, 2 पाई बाई 3 रखो, पाई बाई 2 रखो तो भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक, ये कॉची मीन वैल्यूज थ्योरम थी। नेक्स्ट हमारा जैकोबियन मैट्रिक्स पहले आपको बनाना है, देन उसके बाद इसके क्वेश्चंस को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो अगर आपको याद होगा सॉरी, अगर आपको याद होगा तो आप जैकोबियन मैट्रिक्स इसके पहले आप बनाए होंगे कॉलेज में क्लास में, ठीक, तो क्या करो, क्या होता क्या था, जैसे मान लो लिखा है डेल ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू, है ना यही, तो इसका जो वैल्यू आती है वो आती है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में डेल एक्स अपॉन डेल यू, पहले एक्स का यू के साथ डिफ्रेंसिएशन पार्शियल, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू, फिर डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू, फिर डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू, याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रखना एक्स का यू के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का वी के रिस्पेक्ट में, एक्स का ही डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, पहला रो आपका बन गया, सेकेंड में आओगे y का u के रिस्पेक्ट में, y का v के रिस्पेक्ट में और y का ही w के रिस्पेक्ट में, अब हमारे पास x y z की वैल्यू दिया है, तो जब x y z की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अपने पास है x इक्वल टू है u माइनस वी प्लस डब्ल्यू, y इक्वल टू है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, z इक्वल टू है यू क्यूब प्लस वी, तो क्या करो आप सबकी वैल्यू निकालना स्टार्ट करो, पहले से निकालते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालते हैं 1 आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वी निकालेंगे -1 आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू निकालेंगे 1 आएगा, ठीक, फिर सेकेंड वाले में जाओ डेल वाई अपॉन डेल यू निकालो, तो यू के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा 2u, डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल वी निकालो तो क्या आएगा -2v, डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू निकालो, ये आपके पास आ जाएगा -2w, ठीक, सिमिलरली वी कैन फाइंड डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल यू निकालोगे 3u स्क्वायर आएगा, डेल जेड अपॉन डेल वी निकालोगे तो आपका क्या आएगा 1, डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 0, अब इन वैल्यू को ले जाके आप इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या देखो क्या वैल्यू आ रही है, क्या आएगा यहाँ 1 -1 1 2u -2v -2w 3u स्क्वायर 1 और 0, अब क्या करो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर करोगे इसका 0 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 2w, फिर माइनस लेना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इधर से करोगे 0 माइनस, एक मिनट फिर माइनस ले रहे हो आप, ये माइनस लोगे प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा,
तो इधर से हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा आपके पास 3 2 -6 u²w। फिर अब अगली बार क्या आएगा, 1 लोगे +1 ये वाला, तो इधर से आ जाएगा 2u और प्लस 3 2 6u²v, 6u²v। ठीक, यहाँ से आएगा आपका, 1 मिनट, ये वाला प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा 2w प्लस 6u²w, मतलब डिटरमिनेंट निकालना है, आप प्लस माइनस मिस्टेक देख लेना। 6u²v नहीं होना चाहिए वो चीज़। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 6w², इसमें माइनस है, इसमें कहीं भी माइनस नहीं है, इसमें भी माइनस है, इसमें कहीं माइनस नहीं है, इसमें प्लस है, लेकिन 6u²w नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो डिटरमिनेंट जब मैं निकाला तो इसमें कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या आया, करेक्ट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो जब भी आपका देख लेना, कैलकुलेट करना है आपको, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जैकोबियन मैट्रिक्स बनाओ, उसमें क्या करो, कैलकुलेट करो। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है काउंटेबल अनकाउंटेबल से, 7 नंबर का क्वेश्चन। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक आप देखना एक बार। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका है काउंटेबल अनकाउंटेबल से, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर काउंटेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर काउंटेबल। फर्स्ट हमारा बोला है S1 दिया है, बोला कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट सीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ 0 and 1, collection of all infinite sequence consisting of zeros and 1। S2 जो है बोला कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ all function from natural number to 0 1, from natural number to set 0 1। S3 जो सेट है वो बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, कलेक्शन ऑफ ऑल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स in a single variable over z, in a single variable over z। ये ऑप्शन है S2 ओनली, S2 ओनली, बी आपका बोल रहा है S3 ओनली, सी बोल रहा है आपका S1 S2 ओनली, डी बोल रहा है आपका S2 एंड S3 ओनली। ठीक, एक और लिखते हैं इसका, सेकंड 8 नंबर का क्वेश्चन है, सीक्वेंस xn वेयर xn इक्वल टू अपने पास है 1/n+1 + 1/n+2 + 1/n+3 up to dash dash plus 1/n+n for every n belong to natural number is convergent। ठीक, आर दिया है, ये ए है ना, ये ए है और ये आर है। ए बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बाउंडेड मोनोटोनिक sequence is
कन्वर्जेंट। अब इसी में एक्सप्लेनेशन पूछा है, चूज द करेक्ट आंसर, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। अब आप अगर क्वेश्चन बीएससी या एमएससी में कभी भी बनाया होगा तो ये क्वेश्चन आपको याद होगा, अगर क्वेश्चन बनाए होंगे तो, ठीक। और ये थ्योरम भी याद होगी। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, एंड आर इज इनकरेक्ट। बी बोल रहा है ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। Similarly, A and R both correct, both correct, ठीक। और एंड आर इम्प्लाइज ए, एंड आर बिल्कुल सही है, इम्प्लाइज है, आर ए को तो इम्प्लाई करता है। डी, अगर ए एंड आर बोथ करेक्ट, but R does not imply A, but R does not imply A, ठीक। तो इजी है। अगर नीचे वाले को आप देखोगे तो ये वाला तो आसान तरीके से बोल रहा है ना कि आप तो डायरेक्ट थ्योरम पढ़ते हो, बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस, बाउंडेड है, मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक मीन्स या इंक्रीजिंग हुई डिक्रीजिंग हुई तो कन्वर्जेंट होती है, इट इज राइट। अगर ये वाला राइट है, ए आर वाला, अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ए आर ए को तो इम्प्लाइज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट होता ही है। तो हमें इसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए क्या शो करना पड़ेगा, इसको कन्वर्जेंट दिखाने के यही शो करना है ना कि ये हमारे बाउंडेड होगी, ये हमारी मोनोटोनिक होगी, इंक्रीजिंग होगी डिक्रीजिंग होगी, जो भी होगी ये दिखाना पड़ेगा। बाउंडेड है ए सीक्वेंस जो है एक्शन, और मोनोटोनिक है, बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक इंप्लाइज कर देगा कन्वर्जेंट। अगर ये हो गया ये आर इंप्लाइज ए हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। इजी तरीके से आप सीधे इसको चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा बाउंडेड है या नहीं है, मीन्स एक्शन जो हमारा सीक्वेंस है वो बाउंडेड है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। तो किस तरीके से आप बाउंडेड और इंक्रीजिंग वगैरह चेक करते हो, तो आपका बेसिक रूल ही लगाना है बाउंडेड और इंक्रीजिंग वगैरह चेक करने के लिए, ठीक। तो ये बहुत ईजी है इसको चेक करना। अगर आपको आ रहा होगा तो आप स्टार्ट करो, बनाओ इसको, इसी को बना लो पहले। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर इसी को ये वाले को स्टार्ट करता हूँ, ये वाले को 8 नंबर वाले को, अगर आप 8 नंबर वाले को पहले देख लो, ये आर तो बिल्कुल सही है। पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आर वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक, बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक इंप्लाइज करता है कन्वर्जेंट को, ठीक। इसका मतलब आर इज इनकरेक्ट बोल रहा है, गलत, आर करेक्ट है। ए इज इनकरेक्ट, इसमें बोला आर करेक्ट, ए एंड आर बोथ करेक्ट, ए एंड आर बोथ करेक्ट, तो ए ऑप्शन यहाँ से आप इनकरेक्ट बोल सकते हो। तो आर तो बिल्कुल करेक्ट है, सारी डिपेंडेंस है कि हम एक्शन को कैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखा पा रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्शन है पहले तो उसको हम क्या करते हैं, बाउंडेड दिखाने का ट्राई करते हैं, ठीक। एक्शन हमारा बाउंडेड दिखाने का जब आप ट्राई करोगे तो एक्शन अपने पास क्या है, n+1 है, +1/n+2 है, +1/n+3 है, अप टू डेट है +1/n+n है, मीन्स 2n है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इधर बाउंडेड दिखाना कैसे, बाउंडेड का डेफिनेशन क्या होती थी, बाउंडेड डेफिनेशन अगर एक्शन बाउंडेड है हमारे पास कैपिटल एम और स्मॉल एम मिलना चाहिए, दोनों के बीच में लाई करे इसके सारे टर्म, और एवरी एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब हमें एक अपर बाउंड ढूंढना है, एक लोअर बाउंड ढूंढना है सीक्वेंस का। जब हमें एक्शन को छोटा करना है, इस टर्म को बढ़ाना है, इस टर्म को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, हर एक जगह पे
n+1 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 ही पुट कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितने टाइम आ गया ये हमारे पास, n टाइम्स, तो n/n+1 आ गया xn। ठीक, तो यहाँ से जो आएगा, इसमें जब लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, xn इज लेस देन n, नीचे से n कॉमन ले लो, n टाइम्स n n+1, हाँ नीचे से n कॉमन ले लो, 1+1/2, यहाँ से 1/n, तो 1+1/n करोगे, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो 1 - 1/n+1। तो यहाँ से देख रहे हो xn की वैल्यू जो आ रही है स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आ रही है। xn हमारा हमेशा 1 से क्या आएगा, बाउंडेड आएगा फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो क्योंकि 1 माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, n+1 - 1/n+1, 1 से 1 कट जाएगा, n/n+1। तो यहाँ से xn हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है 1, ठीक, फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब क्या करो, एक लोअर बाउंड चाहिए, इधर वाले टर्म को हमें क्या करना है, बड़ा करना है। जब इधर वाले टर्म को बड़ा करोगे, इधर छोटा, इधर वाले को क्या करना है, छोटा करना है, तो हर जगह पे 1 की जगह n ही पुट कर दो। तो कितने टाइम आ जाएगा ये, n टाइम्स अपॉन 2n, n से n कट जाएगा तो ये आ जाएगा हाफ। तो जो xn आई हमारी वो हाफ और 1 के बीच में आ रही है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज xn हमारी क्या हो गई, बाउंडेड हो गई। xn हमारी क्या है, बाउंडेड है। अब आपको दिखाना है कि ये मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग होगी, इसको आपको शो करना है। तो मैं आपको बस लिख के दे रहा हूँ, ये हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे दिखाना है, आप दिखाओगे, कंफर्म है एक्शन हमारा कन्वर्जेंट आएगी, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी आएगी ये आपको शो करना रहेगा। मैं बस दिखा रहा हूँ आपको शो कैसे करना है। ठीक, हमारे पास एक्शन दिया है, तो आप क्या करो, इसमें xn+1 निकाल लो। क्या निकालो, xn+1। तो यहाँ आएगा n+1, n+2, ये सेम ही रहेगा, और इधर आएगा आपके पास 2n है, तो n की जगह n+1 रखोगे, कहाँ तक जाएगा, 2n+2 तक जाएगा। तो ये 2n रहेगा प्लस 2n+1 रहेगा प्लस 2n+2 रहेगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, नाउ xn+1 माइनस xn निकालो। ठीक, xn+1 माइनस xn निकालोगे, देखो मैं इस वाले से इसको जब माइनस करोगे, ये वाले में से इसको, ये इसको क्या सेकेंड दे दो, इसको फर्स्ट, सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर रहे हो, तो कहाँ तक के टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे, 2n तक के टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, 2n+1 बचेगा प्लस 1/2n+2 बचेगा, और एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ये हमारा क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से आ जाएगा xn+1 माइनस xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज xn+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn। तो यहाँ से क्या हो गया, हेंस जो सीक्वेंस xn है, xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि आगे वाला जो टर्म है xn+1 xn से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। तो हेंस xn हमारा क्या है, बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इंप्लाइज कन्वर्जेंट, हेंस xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मींस फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा राइट है, सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का, मतलब r इंप्लाइज a कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, a एंड r बोथ करेक्ट, एंड r इंप्लाइज a, इट इज राइट। बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ r डज नॉट इंप्लाइज a बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है a इज इनकरेक्ट बट a इज कन्वर्जेंट है, यहाँ बोल रहा है a डाइवर्जेंट होगा, मींस कन्वर्जेंट नहीं होगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हमने किया, तो मैं इसको प्रूफ ही कर दिया हूँ। आप ध्यान रखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे दिखाना है, बेसिक चीज है, बाउंडेड कैसे दिखाना है। अगर कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हो, तो अभी भी आपके पास बेसिक बीएससी का बुक्स होंगे, एमएससी के बुक्स होंगे, उनको उठा लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा देखो, आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है कि आप कर ही नहीं पाओ। ठीक, ये आपके बीएससी में थोड़ा सा नहीं है, काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला अभी थोड़ा पार्ट ऐड हुआ है। छत्तीसगढ़ में रविशंकर यूनिवर्सिटी हो या दुर्ग यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें अभी जो सेमेस्टर एग्जाम है उनमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट में ऐड किया गया है। उतना डीप में इसको पढ़ाया नहीं जाता काउंटेबल और अनकाउंटेबल को, तो मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। कोई भी अगर कोई भी सेट है या कोई भी सेट है काउंटेबल हो रहा है,
इसका मतलब है उसका नेचुरल नंबर के साथ जो मैपिंग आप बना रहे हो बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, मतलब बाइजेक्शन दिखा दे नेचुरल नंबर के साथ तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल होगा। काउंटेबल का मतलब है कि आप काउंट कर पा रहे हो इसको। इनफाइनाइट हो फाइनाइट हो से कोई लेन देन नहीं। कुछ मैं काउंटेबल सेट के बारे में आपको बता रहा हूँ। काउंटेबल सेट कौन कौन से होते हैं। काउंटेबल सेट में जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और फाइनाइट सेट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल में आ जाते हैं। नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, इंटीजर भी काउंटेबल होता है, रेशनल नंबर काउंटेबल होता है और फाइनाइट सेट भी क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल में क्या होते हैं, जो हम नोन सेट में होते हैं, तो ये रियल नंबर अनकाउंटेबल होता है। कोई भी इंटरवल जो होगा वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक। इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होता है। और बस अभी बेसिक में इतना ही ध्यान रखो, ठीक। अब इसमें पूछा है कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट सीक्वेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ जीरोज एंड वन। सीक्वेंस कहाँ से मैपिंग होती है, नेचुरल नंबर से आर पे होती है रियल सीक्वेंस की। तो बोल रहा है कि सभी सेट है जो इनफाइनाइट सीक्वेंस का सेट है, उसके जो एलिमेंट जो नंबर्स हैं जीरो और वन है। मान लो एक सीक्वेंस मैंने लिया जो इनफाइनाइट बना रहा है, यहाँ पास जो भी नंबर आएगा उसके पास दो चॉइस है। यहाँ भी जो भी नंबर आएगा सीक्वेंस का, मान लो ये सीक्वेंस S1 S2 ले रहा हूँ, S1 S2 डैश डैश SN सो ऑन। तो यहाँ पास दो चॉइस, इसकी भी दो चॉइस, इसकी भी दो चॉइस, डैश डैश इसकी भी दो चॉइस। कितने चॉइसेस हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो एलिफ नॉट होती है, ठीक। तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होती है। टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एलिफ नॉट, और 2 की पावर एलिफ नॉट कितना होता है, अनकाउंटेबल होता है, ध्यान रखना। 2 की पावर एलिफ नॉट कितनी होती है, अनकाउंटेबल। यानी जैसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जैसे ए कोई नंबर है ए से बी पर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होते हैं ना बी की पावर ए आता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो ऐसे ही इसकी हर एक की चॉइस दो है, और ये क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, एलिफ नॉट। नेचुरल नंबर से आ रहा है ना सारे S1 S2 S3, 2 की पावर एलिफ नॉट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। मतलब S1 हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। हमसे पूछा काउंटेबल, तो S1 जिस जिसमें होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ बोला S1 इनकरेक्ट, S2 एंड S3, ठीक। अब आते हैं हम लोग, अब जब आएंगे सेकंड में आ जाओ, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0 1। तो बोला एक फंक्शन है सेकंड वाले में, नेचुरल नंबर टू 0 1 पे एक फंक्शन है, सभी फंक्शन से कलेक्शन। अभी मैंने बताया इसके पास कितनी चॉइस है, 2, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इसकी कितनी कार्डिनलिटी होती है, एलिफ नॉट, 2 की पावर एलिफ नॉट। ये क्या होता है, काउंटेबल होता है, सॉरी अनकाउंटेबल होता है, अभी बताया अनकाउंटेबल। तो बी वाला भी हमारा क्या होगा, S2 वाला भी हमारा क्या आएगा, अनकाउंटेबल आएगा, ठीक। तो यहां से जो S2 बोला था ओनली इनकरेक्ट, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, S3। और S3 किसके बारे में बात कर रहा है, S3 बात कर रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल्स ओवर जेड। यानी जो रूट्स आ रहे हैं जेड से आ रहे हैं, मतलब सिंगल सा एक सेट बना है S3, वो बोल रहा है x माइनस ए सच दैट ए बिलोंग टू जेड। मतलब ए की चॉइस हमारी जेड से है, और जेड हमारा क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो S3 भी हमारा क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। तो ये हमारे पास ए की चॉइस क्या है, काउंटेबल है, ओवर जेड बोला है इंटीजर, इसलिए S3 हमारा क्या बन जाएगा, ए रूट्स है, ए हमारे क्या है, रूट्स है। सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ए इसका क्या बन रहा है, ए रूट्स बन रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल। इस वजह से S3 वाला हमारा क्या आएगा, काउंटेबल आएगा, बाकी सारे क्या आएंगे, अनकाउंटेबल। S1 और S2 क्या है, अनकाउंटेबल है। थोड़ा इसको मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा डीप में, अभी तो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, जब थ्योरी पार्ट डिस्कस करूंगा तो सारे टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक। कितने क्वेश्चन हो गए, 8। 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सॉरी।